ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां ह्यूमैनिटी का आखिरी सपोर्ट एक अंडरग्राउंड सिटी बन गया था। जब सतह पर एक भयंकर तबाही ने सब कुछ मिटा दिया, उस दिन धरती का अंत हो गया। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर एक छोटी सी मेटल बॉक्स में बंद कर दिया गया था। आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिलकर फैसला लिया। उनकी एकमात्र उम्मीद एक अंडरग्राउंड सिटी बनाने में थी। उन्होंने समझ लिया था कि पृथ्वी की सतह पर जिंदगी अब इम्पॉसिबल थी, लेकिन उनका विश्वास था कि कई सालों बाद इंसान वापस लौट सकेंगे। उन्होंने केवल फेथ और होप पर भरोसा करते हुए एक बॉक्स में इंसानों की वापसी के इंस्ट्रक्शंस लिखे। इस बॉक्स को एक सिक्योर सेफ में बंद कर दिया गया और टाइमर सेट किया गया जो सही समय पर खुलने वाला था। इस बॉक्स को शहर के पहले मेयर को सौंपा गया और फिर इसे हर नए नेता को सौंपा जाता रहा। लेकिन एक फेथफुल एक्सीडेंट ने इस चेन को तोड़ दिया। बॉक्स खो गया और इसके साथ ही इंसानों की सतह पर लौटने की उम्मीद और बाहर जाने का रास्ता भी। ये अंडरग्राउंड सिटी केवल पुराने लैंप्स की रोशनी से जगमगाता है, जो एक एजिंग इलेक्ट्रिकल जनरेटर पर डिपेंडेंट है। कई पीढ़ियों से लोग इस अंधेरी दुनिया में जीने को मजबूर हैं, जहां शहर छोड़ना न केवल इलीगल है बल्कि एक डेथ सेंटेंस भी। लोग सुबह की पहली रोशनी और सूरज की चमक को पूरी तरह से भूल चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो कोई सवाल भी नहीं करता। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एक स्लोली डाइंग सिटी में सर्वाइव करना। सालों से फूड सप्लाईज खत्म हो रही हैं और जनरेटर, जो अपने लाइफ स्पैन से काफी आगे बढ़ चुका है, बार बार फेल हो रहा है। ड्यून हैरो, एक इलेक्ट्रिशियन और इन्वेंटर का बेटा, अपने पिता के नक्शे दम पर चलने का सपना देखता है। आज है असाइनमेंट डे, वे दिन जब शहर के युवाओं को उनके जॉब्स दिए जाते हैं। लेकिन ये जॉब्स उनकी चॉइस से नहीं बल्कि रैंडम ड्रॉ से मिलती है। ये सिस्टम अक्सर सपनों को तोड़ देता है और कई लोगों को ऐसे रोल्स में फंसा देता है जो उन्होंने कभी नहीं चाहे। ड्यून इस समारोह के लिए तैयार हो रहा है, तभी अचानक बिजली चली जाती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। अपने पिता के साथ सेकंड्स गिनते हुए उसे महसूस होता है कि ये आउटेजेस अब लंबे और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। ये इस बात का संकेत था कि शहर का दिल यानी जनरेटर पूरी तरह से फेल होने की कगार पर है। ड्यून ठान लेता है कि वो किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रिशियन बनेगा ताकि जनरेटर को ठीक कर सके और एम्बर को बचा सके। असाइनमेंट सेरेमनी शुरू होती है। मेयर कोल मंच पर आते हैं और शहर के फाउंडर्स के शब्दों को दोहराते हैं। फिर वो सभी को एक प्रार्थना में शामिल करते हैं, जिसके बाद असाइनमेंट्स की घोषणा शुरू होती है। लीना मैफ्लीट, एक यंग गर्ल जो अपनी फॉरगेटफुल दादी और अपनी छोटी बहन पॉपी के साथ रहती है, भी इस सेरेमनी का हिस्सा है। उसके लिए ये दिन एक्साइटिंग है, कुछ नया पाने का मौका। लेकिन वो लेट हो जाती है। इवेंट में भागने की जल्दी में वो किसी तरह वक्त पर पहुंचती है और बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ स्टेज पर खड़ी होकर प्रार्थना में शामिल हो जाती है। समारोह के दौरान लगभग सभी को वही जॉब मिलती है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अनफॉर्चुनेटली ड्यून और लीना को छोड़कर लीना का स्लिप उसे प्लम्बर के असिस्टेंट का रोल असाइन करता है, जबकि ड्यून को मैसेंजर की भूमिका मिलती है, जिसे शहर भर में छोटे मैसेजेस पहुंचाने होते हैं। लीना ड्यून से जलती है क्योंकि मैसेंजर बनना उसका ड्रीम जॉब था। थैंकफुली समारोह के बाद ड्यून सजेस्ट करता है कि वो जॉब्स स्वैप कर ले, क्योंकि इस पर कोई स्ट्रिक्ट ओवरसाइट नहीं है और ये कानून के खिलाफ भी नहीं। ड्यून इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए किसी भी रोल को स्वीकार करने को तैयार है, मैसेंजर के अलावा। लीना खुशी खुशी मान जाती है। उसे रनिंग और नए लोगों से मिलने में मजा आता है। जब लीना घर पहुंचती है तो वो ये खुशखबरी अपनी दादी के साथ शेयर करती है, लेकिन बूढ़ी महिला अपनी पुरानी यादों में खोई हुई मुश्किल से रिस्पॉन्ड करती है। लीना की खुशी में सच्चा साथ सिर्फ उसकी छोटी बहन पॉपी देती है, जो हमेशा अपने साथ एक यार्न का बॉल लेकर चलती है। उस रात लीना पॉपी को सुलाने के लिए उनके माता पिता की आवाजें एक पुराने आंसरिंग मशीन पर चलाती है। ये शुरुआत है उनके सफर की, एक ऐसा सफर जो एम्बर को बचाने और सतह पर लौटने की लॉस्ट होप को दोबारा पाने का है। उसके बाद लेना एक नीले आसमान का स्केच बनाती है, ये सोचते हुए कि शायद किसी दिन वे खुद इसे देख सके। वे ड्यून के पिता उसे एक प्रैक्टिकल टूल गिफ्ट करते हैं और इसे समझदारी से इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। बातचीत के बाद एक वॉक के दौरान ड्यून एक बड़े म्यूटेंट कीड़े को देखता है जिसकी एक विंग डैमेज होती है। वे उसकी मदद करता है ताकि वे रिकवर कर सके। अगली सुबह लेना और ड्यून अपने अपने नए जॉब्स के लिए निकलते हैं। दोनों का दिन को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग होता है। लेना अपने रेड केप को देखकर खुश होती है, जो उसे एक मैसेंजर के रूप में पहचान देता है। वे अपने काम में पूरे जोश के साथ जुट जाती है। दूसरी ओर ड्यून प्लम्बर के असिस्टेंट के काम से निराश होता है। उसे एक गुस्सैल और उम्रदराज एसयू के अंडर काम करना पड़ता है। शहर के फेल होते जनरेटर को ठीक करने के बजाय वे जर्जर और पुराने पाइप्स के लीकेज को पैच करने में फंसा रहता है। इन पाइप्स को रिप्लेस करने के लिए कोई रिसोर्सेज भी नहीं होते। ब्रेक रूम में ड्यून अपने हेलमेट पर साइन कर देता है।
ये सोचते हुए कि अगर उसका भी वे हाल हुआ जो उससे पहले वाले असिस्टेंट का हुआ था तो उसका नाम पहचान में आएगा। उस असिस्टेंट ने शहर की टनल्स में अपनी जान गंवाई थी। लेना की पहली डिलीवरी उसे क्लेरी के पास ले जाती है। क्लेरी ग्रीन हाउस में काम करती है और लेना की करीबी दोस्त है। दोनों बातचीत में लगे रहते हैं कि तभी एक चीख पूरे माहौल को चीर देती है। दोनों मुड़कर देखते हैं कि एक आदमी शहर की सीमा से बाहर से लौट रहा है। उसके हाथ में एक बड़े कीड़े का हॉर्न होता है। वे दावा करता है कि एम्बर के बाहर सिर्फ अंतहीन डार्कनेस है जिससे बचना असंभव है। गार्ड्स जल्दी से उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने शहर छोड़ने का कानून तोड़ा था जो सभी को खतरे में डाल सकता था। जब गार्ड्स उसे ले जा रहे होते हैं, लेना जल्दी से कीड़े का हॉर्न उठा लेती है। इस बीच ड्यून जनरेटर तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ रहता है। मेन डोर लॉक होता है, लेकिन जब सू सो जाती है तो ड्यून एक मैप चुरा लेता है और शहर की अंडरग्राउंड टनल्स को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वे जल्दी ही एक अजीब रास्ता खोजता है जिसे मैप से मिटा दिया गया था। एक फ्लैशलाइट के सहारे वे रास्ते की जांच करता है और एक सील्ड रूम देखता है जिसके दरवाजे पर कुछ लिखा होता है। वापस लौटते हुए ड्यून सीलिंग में एक हैच देखता है और पाइप्स पर चढ़कर वहां पहुंचता है। वे खुद को एक लगभग खाली स्टोर रूम में पाता है जहां फूड सप्लाईज खतरनाक स्तर तक कम हो चुके हैं। इससे पहले कि वे वहां से निकल पाए, शहर का गुस्सैल स्टोरकीपर लूपर उसे पकड़ लेता है और उसे चोर समझ लेता है। लूपर गुस्से में ड्यून को सड़क पर धकेल देता है। कुछ ही पलों में शहर की बिजली फिर कट जाती है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। लोग डर के मारे खड़े रहते हैं, बिजली के वापस आने का इंतजार करते हुए। इस अफरा तफरी में ड्यून और लेना टकरा जाते हैं और एक दूसरे की मौजूदगी में थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। लेना उसे उस बड़े कीड़े के हॉर्न के बारे में बताती है जो उसने शहर के किनारे से पाया था, लेकिन ड्यून इसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसके पास और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। जनरेटर अजीब आवाजें कर रहा है और वे इसे जांचने का फैसला करता है। आखिरकार ड्यून जनरेटर के पास पहुंचता है और देखता है कि इसमें आग लग चुकी है जिससे इसका एक हिस्सा डैमेज हो चुका है। वे एक बूढ़ी महिला लेना से कहती है कि सबको इन्फॉर्म कर दे कि इस बार ब्लैकआउट खतरनाक 7 मिनट तक चला था। जब लेना घर लौटती है तो वे देखती है कि पॉपी एक क्लोजेट में खेल रही है। उसके हाथ में एक छोटा मेटल बॉक्स होता है। लेना के होश उड़ जाते हैं जब वे देखती है कि पॉपी उसमें रखे पेपर्स को चबा रही है। लेना जल्दी से बॉक्स को खींच लेती है। उसी समय उनकी बूढ़ी दादी कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने की कोशिश करती है जो बॉक्स से जुड़ी है, लेकिन अपनी कमजोर मेमोरी के कारण याद करने में असमर्थ होती है। बाद में लेना को लूपर से एक मैसेज मिलता है जो मेयर के लिए है। जब वे मैसेज मेयर के ऑफिस पहुंचाती है तो वे अपने परदादा की एक पोर्ट्रेट देखती है जो एम्बर के 7वें मेयर थे और उनके हाथ में वे बॉक्स था जैसा पॉपी को मिला था। जब लेना मेयर के असिस्टेंट से मिलती है तो वे मैसेज सौंप देती है, योर गुड्स आर रेडी। उस शाम लेना उस मेटल बॉक्स और उसके अंदर मिले फटे हुए कागज के टुकड़ों को ध्यान से देखती है। वे टुकड़ों को जोड़ते हुए समझती है कि ये कोई इंस्ट्रक्शन है जिसे सिटीज फाउंडर्स ने छोड़ा था। बॉक्स को और खंगालते हुए उसे एक प्लास्टिक कार्ड मिलता है जिस पर अजीब सिंबल्स बने हैं, लेकिन उसका मकसद अभी भी एक रहस्य है। उत्तर की उम्मीद में लेना अपने दोस्त लिज से बात करती है, लेकिन लिज भी उतनी ही उलझन में है। उनकी बातचीत को अचानक एक और ब्लैकआउट रोक देता है और इस बार इसके साथ एक ट्रेमर भी महसूस होता है। घर लौटने पर लेना को पता चलता है कि उनकी दादी की हालत और बिगड़ गई है। वे बार बार बॉक्स के बारे में कुछ बड़बड़ाती हैं। लेना उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और दिखाती है कि बॉक्स मिल चुका है, लेकिन वे बॉक्स पर बने 3 जीरोस को देखकर डर जाती है। शायद ये कोई काउंटडाउन था जो अब खत्म हो चुका है। लेना डॉक्टर से दवाइयों के लिए पूछती है, लेकिन सिटी में सप्लाईज खत्म हो चुकी हैं। नो पिल्स, नो इंजेक्शंस, हर चीज खत्म हो रही है और ऐसा लगता है कि अंडरग्राउंड ह्यूमैनिटी अपने अंत की ओर बढ़ रही है। डॉक्टर पॉपी की जांच करते हुए उसके मुंह में कागज के टुकड़े पाता है जिससे वे लगभग दम घुटने से बची थी। लेना पहचान जाती है कि ये फाउंडर के मैसेज के मिसिंग पीसेस हैं। अगली सुबह एक ट्रेजेडी होता है। लेना और पॉपी की दादी का निधन हो जाता है। दोनों बहनों को मिसेज मूरो अपने साथ ले जाती है। उस रात लेना पूरी तरह मैसेज को जोड़ लेती है और इसे ड्यून के साथ शेयर करती है। इस खोज से उत्साहित ड्यून सुझाव देता है कि वे मेन हॉल में जाकर अपनी थ्योरीज कंफर्म करें जहां ऑफिशियल इवेंट्स आयोजित होते हैं। मेन हॉल के अंदर उन्हें फाउंडर्स की छोड़ी हुई एक बुक मिलती है। बुक के टेक्स्ट को नोट से कंपेयर करते हुए वे कंफर्म करते हैं कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल मेल खाती है। सर्कुलर फॉर्मेट में मैसेज ये दिखाता है कि ये सिटी से बाहर निकलने की इंस्ट्रक्शंस हैं। ड्यून अंदाजा लगाता है कि रूम में मौजूद मिस्टीरियस टनल शायद एग्जिट की ओर ले जाए। दोनों अंडरग्राउंड लोकेशन पर जाकर लॉक्ड रूम को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे खोजबीन कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं
और वे जल्दी से साइड टनल में छिप जाते हैं। शैडोज से वे लूपर और उसके एक साथी को सप्लाईज ले जाते हुए देखते हैं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक विशाल स्टार नोज्ड मोल अचानक उन दोनों पर हमला कर देता है। घबराए लूपर और उसका साथी सप्लाईज का बॉक्स गिराकर भाग जाते हैं। लेना और ड्यून महसूस करते हैं कि वे दरवाजा तोड़ नहीं सकते और वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उनका सामना एक गुस्सैल और भूखे मोल रैट से हो जाता है। वे उन्हें चलता हुआ खाना समझकर उनका पीछा करने लगता है। भागने की कोशिश में वे एक डेड एंड में फंस जाते हैं। डून सुझाव देता है कि लेना स्टोरेज रूम में छुपने के लिए हैच खोले। वे उसे फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। आखिरकार वे पास के एक टनल से भागता है ताकि मॉन्स्टर से बच सके। मोल रैट अब लेना को टारगेट करता है और उस पर अटैक करता है। लेना छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सीडेंटली मेटल बॉक्स खो देती है। जब वे इसे खोजने की कोशिश करती है तो गलती से मॉन्स्टर से टकरा जाती है और महसूस करती है कि वे उसके बिल्कुल पास है। मोल फिर से लेना पर हमला करता है, लेकिन आखिरी पल में दूना आ जाता है उसे बचाने के लिए। दूना मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। रैट उस पर जंप करता है, लेकिन शेल्फ्स के बीच फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। जेनरेटर कभी भी जल सकता है और फूड स्टोरेज भी खाली है। ये अंडरग्राउंड सिटी और उसके सभी लोगों को खतरे में डाल सकता है। एक वक्त पर लेना दूना के हेलमेट पर अपना लास्ट नेम देखती है और सोचती है कि ये वहां कैसे पहुंचा। दूना उसे बताता है कि ये हेलमेट उस आदमी का था जो एक टनल में डूब गया था। लेना को एहसास होता है कि वे आदमी उसका पिता था। वे क्लैरी के पास जाती है ये जानने के लिए कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। क्लैरी उसे एक सीक्रेट हाइडआउट में ले जाती है जहां वे प्राइवेट बात कर सकते हैं बिना किसी की नजरों के। यहाँ क्लैरी एडमिट करती है कि लेना के पिता अपोकलिप्स के आने पर विश्वास करते थे और सिटी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा था कि अंडरग्राउंड रिवर शायद एग्जिट तक पहुंच सकती है, लेकिन वे फ्लडेड टनल में एस्केप करने की कोशिश में डूब गए। क्लैरी सजेस्ट करती है कि वे मिस्टीरियस बॉक्स को मेयर के पास ले जाएं, क्योंकि वे सिटी में सबसे ज्यादा जानकार है और शायद इसे इसके इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज करेगा। लेना सुनती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि मेयर को सिटी के लोगों की तुलना में अपनी सर्वाइवल की ज्यादा फिक्र है। मेयर की प्रायोरिटी सिटी की समस्याओं को एड्रेस करना नहीं है। इसके बजाय वे एक मीटिंग बुलाता है और पावर आउटेजेस की स्टडी के लिए एक स्पेशल कमिटी बनाने का प्रपोजल देता है। कमिटी का कोई मतलब नहीं है और मेयर की एक्शंस एक फसाड है जो उसकी कमजोरी और लाचारी को छिपाते हैं। अब लेना को पता है कि उससे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। उसकी एकमात्र उम्मीद अब दूना है। बाद में लेना अपनी फ्रेंड लिज को देखती है और उसे आवाज देती है, लेकिन लिज जिसके पास बैग्स है बात करने से अवॉइड करती है। लिज भागने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है और उसके बैग से फूड गिर जाता है। लिज बताती है कि ये फूड उसके बॉयफ्रेंड से आया था जिसे सिटीज आउटस्कर्ट्स में फूड फिल्ड वेयरहाउसेस मिले थे। लेना को कुछ गड़बड़ लगती है, खासकर जब वे कैंड पाइनएप्पल्स देखती है, फूड जिसे किसी ने सालों से छुआ तक नहीं था। अब उसे समझ आता है कि लिज का बॉयफ्रेंड लूपर है। यहाँ वेयरहाउसमैन लेना ने टनल में देखा था। वे समझ जाती है कि लूपर एक थीफ है और डूना को ये सब बताने के लिए दौड़ पड़ती है। वे मैसेज रिपीट करती है जो वेयरहाउसमैन ने मेयर तक पहुंचाया था। अब दोनों ये मानते हैं कि रूम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट छिपा है। वे सीक्रेट टनल में वापस जाते हैं एक टूल यूज करते हुए। डूना दरवाजा तोड़ता है और एक सीक्रेट हाइडआउट ढूंढता है जो खाने से भरा हुआ है। अंदर उन्हें मेयर मिलता है जो खुद को खाने से भरा चुका है और अब एक कुर्सी पर सो रहा है। डूना और लेना समझ जाते हैं कि मेयर लोगों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वे सबका खाना चुरा रहा है। उसने सिटी में भूखमरी पैदा की है ताकि वे लंबे समय तक प्लेंटी ऑफ फूड के साथ जी सके। घर लौटने के बाद लेना दूना से पेडल करने के लिए कहती है ताकि आंसरिंग मशीन एक्टिवेट हो सके। पॉपी जो लेट पेरेंट्स की आवाज सुनकर सोने की आदत रखती है, यही एक तरीका है जिससे वे उन्हें फिर से सुन पाती है। जब दूना लेना की मदद करता है तो वे एक रिकॉर्डिंग में अपने पिता की आवाज़ें सुनता है। अब उसे एहसास होता है कि उनके पिता कांटेक्ट में थे और सिटी से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। ये जानने के बाद दूना और भी डिटर्मिन्ड हो जाता है कि वे इसके बारे में और जाने। वे अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है डिटेल्स पाने की उम्मीद में, लेकिन लोरिस जिसने रेस्क्यू की सारी उम्मीद खो दी है, ये मानता है कि कोई रास्ता नहीं है। फिर भी दूना उससे असहमत रहता है और उसे वे क्लियर इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शंस दिखाता है जो उसने और लेना ने सरफेस ऑफ द अर्थ तक ले जाने वाली खोजी थी। अगली सुबह लेना सिटी के हेडक्वार्टर्स में मेयर के असिस्टेंट से मिलने जाती है। वे बार्टन को बताती है कि मेयर एक थीफ और ट्रेटर है जो एम्बर के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और अपनी जेब भर रहा है।
बार्टन उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है और उसे एक सपोजिडली सेफर लोकेशन पर ले जाने की पेशकश करता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन अनफोल्ड होती है, लेना समझ जाती है कि उससे धोखा किया जा रहा है। वे रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बार्टन उसे मेयर के ऑफिस में एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए लेकर जाता है। बातचीत के दौरान मेयर सभी एक्यूजेशन से इनकार करता है और क्यूरियसली अपने चेहरे को प्लास्टिक कार्ड के एक हिस्से से पोंछता है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा लेना को मेटल बॉक्स में मिला था। वे आदेश देता है कि बॉक्स उससे ले लिया जाए, लेकिन उसी पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लेना वहां से भाग जाती है और मेयर से दूसरा प्लास्टिक कार्ड चुराने में सफल हो जाती है। बार्टन और पुलिस को आदेश दिया जाता है कि डूना और लेना को पकड़कर मेयर के पास लाया जाए, साथ ही मेटल बॉक्स और स्टोलन कार्ड भी। पुलिस एक्सटेंसिव सर्चेस शुरू करती है, सबसे पहले लोरिस के घर पर तोड़फोड़ करके। लोरिस समझ जाता है कि उसे पुलिस को गुमराह करने के लिए सब कुछ करना होगा। पार्शियल डेफ होने का नाटक करते हुए वे डूना को भागने का आदेश देता है और ऑफिसर्स को फंसाने के लिए एक ट्रैप तैयार करता है। टाइम बाई करने के लिए लोरिस पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक करता है, उम्मीद करते हुए कि उसका बेटा सिटी से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सके। जल्द ही एम्बर में इंफॉर्मेशन अप पोस्टर्स लग जाते हैं जो डूना और लेना पर फॉल्स रूमर्स फैलाने का आरोप लगाते हैं। लेना एक सीक्रेट शेल्टर में छिप जाती है जो ग्रीन हाउस में है। बार्टन मिसेस मुरो से पता करता है कि लेना और डूना अक्सर ग्रीन हाउस में मिलते हैं और वहां पहुंचता है। थरो सर्च के बावजूद कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि लेना शेल्टर में हिडन है और डूना एक बिल्डिंग की सीलिंग में छुपा हुआ है। जैसे ही बार्टन क्लैरी को धमकी देता है, टीनेजर्स एकजुट होकर शेल्टर में छिप जाते हैं। यहाँ उन्हें एक व्हीकल मिलता है जिसे डूना के पिता ने बनाया था। अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करते हुए टीनेजर्स एक नैरो टनल के जरिए सिटी के दूसरे हिस्से तक पहुंचते हैं। एग्जिट की तलाश से पहले वे सरफेस पर पॉपी को कलेक्ट करने के लिए लौटते हैं। सिटीजन्स स्क्वायर में हॉलिडे सेलिब्रेशन के लिए गैदर हुए होते हैं, जिससे लेना और डूना को क्राउड में ब्लेंड करने का मौका मिलता है। स्पेशल साउंड्स का यूज करते हुए लेना पॉपी का ध्यान अपनी ओर खींचती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दोनों प्लास्टिक कार्ड्स को कंबाइन करके टीनेजर्स को पता चलता है कि ये एक की बनाते हैं जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर तक ले जाती है। उत्सुक होकर वे जल्दी से डूना के वर्क प्लेस की ओर भागते हैं, जहां पावर सोर्स तक पहुंचना सबसे आसान है। लेकिन वहां का डोर लॉक्ड होता है और उन्हें एक अलग की जरूरत पड़ती है। एसयू मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है और स्टील डोर नहीं खोल सकता। लेना को जल्दी समझ आता है कि सिटी के क्रिएटर ने एक पजल डिजाइन किया है जो कीज खोजने पर डिपेंड नहीं करता। वो फ्लोर पर एक राउंड एरिया नोटिस करती है जो एक मैप जैसा दिखता है। इस क्लू से पता चलता है कि कोर्ट रैक के पीछे कुछ हिडन है जो मैप से जुड़ा हुआ है। डूना सीक्रेट डोर खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्ट रैक्स की जगह उसे छोटे बोट्स मिलते हैं जो सिटी छोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस के पहले स्टेप को फॉलो करते हुए दोनों व्हीकल को पानी में लॉन्च करते हैं, लेकिन पानी का लेवल बहुत लो होता है जिससे बोट टूट जाती है। इंस्ट्रक्शंस पर वापस जाकर दोनों कमांड और कंट्रोल सेंटर के डोर की तलाश करते हैं। इस बार वे दोनों प्लास्टिक कार्ड से बनी की यूज करते हैं और जनरेटर के टॉप पर पहुंचते हैं जहां उसका कंट्रोल यूनिट है। क्रिएटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए टीनेजर्स पहले वाटर व्हील को एक्टिवेट करते हैं और दूसरे को पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं। इससे रिजर्वायर का वाटर लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन ओल्ड पार्ट्स फेल होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि एस्केप प्लान खतरे में है, लेकिन ओल्ड सू मदद के लिए आता है। वो वाटर व्हील को रिपेयर करता है और वाटर फ्लो को मैनुअल एडजस्ट करता है, जिससे टीनेजर्स को एस्केप का मौका मिलता है। इस दौरान सिटी में पैनिक फैल जाता है। इवैक्यूएशन प्रोग्राम एक्टिवेट होने से कई लाइट्स बर्न आउट हो जाती हैं और सिटी फ्लड होने लगती है। मेयर लोगों की परवाह नहीं करता और खुद बचने का फैसला करता है। आखिरी मोमेंट पर वो अपने साथी लूपर को बिट्रे करता है और खुद को शेल्टर में लॉक कर लेता है, जो खाने पीने के सामान से स्टॉक्ड है। शेल्टर में मेयर को अजीब साउंड सुनाई देते हैं। लाइट्स ऑन करते ही उसे पता चलता है कि एक जायंट हंग्री मोल अंदर घुस चुका है। मोल तुरंत उस पर अटैक कर देता है। प्लम्बर के एक्शंस की वजह से डूना, लेना और पॉपी अंडरग्राउंड रिवर के जरिए नैरो टनल्स पार करते हैं। टेरिफाइंग डिसेंट्स और वाटरफॉल्स के बाद वे शोर पर पहुंचते हैं। वहां हर वो चीज रेडी होती है जो लोगों को सरफेस पर रिटर्न के लिए चाहिए। उन्हें कैंडल्स और एक लैडर मिलता है जो एक लेबोरेटरी तक जाता है। ये वे जगह है जहां सालों पहले ह्यूमैनिटी को बचाने का डिसीजन लिया गया था। लैब में वाइज कोट्स और एडवाइस भरी पड़ी होती है ताकि लोग समझ सके कि साइंटिस्ट्स ने उन्हें अपोकैलिप्सिस से बचाने के लिए कितनी कीमत चुकाई थी। सरफेस पर पहुंचने के बाद लेना डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि बाहर अब भी अंधेरा है। वो सोचती है कि शायद वर्ल्ड अब भी डार्कनेस में है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो, उसकी बहन और डूना अपनी जिंदगी का पहला सनराइज विटनेस करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जमीन में एक होल दिखाई देता है जिसमें नीचे एम्बर नजर आता है। सिटी के इन्हेबिटेंट्स को आवाज देना पॉसिबल नहीं होता
तो वो होल में एक स्टोन मैसेज के साथ फेंकते हैं। ये मैसेज लोरिस तक पहुंचता है, जो समझ जाता है कि अब बाकी लोगों को सरफेस तक कैसे लाया जाए, लोग बदलाव की अनिवार्यता पर कैसे रिएक्ट करते हैं। कैरेक्टर्स को एम्बर छोड़ने की जरूरत का सामना करना पड़ता है, भले ही उन्हें डर सताता है। बदलाव, चाहे वो क्लियरली जरूरी हो, रेजिस्टेंस क्यों पैदा करता है? ऐसी स्थितियों में डर और संदेह को कैसे दूर किया जा सकता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें, इस पोस्ट को थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोस में मिलते हैं।